अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके 2 लेक्चर हम लोग कर चुके थे। आज तीसरा लेक्चर है जिसके ऊपर तीसरा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने किसको डिस्कस करना है, आइसोटोप्स को। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। अब जो तीसरा लेक्चर है ये उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर आज वो चीज़ें सीखेंगे जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सीखी हुई। ये न्यू थिंग्स हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आप लोगों ने एटम्स के बारे में सीखा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने एटम की हिस्ट्री पढ़ी कि एटम किस तरीके से मिल के बनते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी एटम्स की ही होते हैं। ठीक है, अब इनको आइसोटोप्स बोला क्यों जाता है? फिर अगर ये एटम ही होते हैं तो इनको आइसोटोप्स क्यों बोला जाता है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनको एटम से अलग करती हैं। ठीक है, अब देखिए आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। आइसोटोप्स उन एटम्स को बोला जाता है जिनकी सेम एटॉमिक नंबर हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास जिनका क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, आइसोटोप्स किनको बोलते हैं? जिनका, ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप्स बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जिनका मास नंबर क्या हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि आइसोटोप्स उनको बोला जाता है जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन इनकी डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट होती हैं यहाँ पे देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखना किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पर। किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी क्योंकि ये एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम रहती हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पर। जब एटॉमिक मास ही चेंज हो जाता है तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, सेम, डिफरेंट। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। आइसोटोप से समझ आ गई कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इनका मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बाकी एलिमेंट्स ये सेम ही होते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल से तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। हम लोग बोलते हैं एक का नाम प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम और तीसरे का ट्रिटियम। अब प्रोटियम किसको बोला जाता है? सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H से, इसको भी H से, इसको भी, क्योंकि हाइड्रोजन के ना सबको H से, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर को 1 और 1 लिखा जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, दूसरे का 2 होगा और तीसरे का 3 होगा। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं एटॉमिक नंबर 1, इसका हो गया 2, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया 3। यही चीज़ इनको डिफरेंट बनाती है। अब देखिए आप लोगों को इस तरीके से समझ आ रही है, हम लोग आपके लिए अलग लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर की हेडिंग और यहाँ पर दे देते हैं एटॉमिक मास की। यहाँ तो देखें तीनों हाइड्रोजन, तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कैसे पता चल रहा है? इनके सिंबल से। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटियम का 1, इसका ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इससे आप लोगों को पता चला कि देखें ये और ये तीनों आपस में क्या है, सेम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 1, इसका एटॉमिक मास क्या है, 2, और तीसरे वाले का एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है, 3। तो एटॉमिक मास क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ये देखें इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3। एटॉमिक मास एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होगा अगर एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। हमने कल कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें इस चीज़ से पता चला मेन चीज़ जो डिफरेंस इन दोनों, इन सब में होती है, वो होते हैं न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने से हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। एमसीक्यूज़ में आएगा कि आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। अब इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन भी ज़ाहिर बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। हमने कहा था किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं। तो हमें पता चला मास नंबर किसकी वजह से चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद में लिख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ इनके पास 0 न्यूट्रॉन थे, ठीक है, मैं 0 न्यूट्रॉन लिख लेता हूँ, ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, एक तो एटॉमिक नंबर मतलब एक प्रोटॉन है तो दूसरा क्या होगा, 1 + 1 2 होता है ना, तो 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग कॉलम बना दें न्यूट्रॉन्स के लिए। अब तीसरे के पास कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन हो गया, दोनों मिलके क्या बन गए, 3 बन गए। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों मिलके क्या बन गए, 2 एटॉमिक मास। तो यही बोल रहे हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा सब में 1 1 1, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में है, बाकियों का नहीं। बाकियों की एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल एक और आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। आप लोगों के पास है कार्बन 14, मतलब आप लोग जिस तरीके से लिखें, मतलब यह कार्बन 6 और यहाँ लिख लेता हूँ कार्बन 12, और दूसरा आ गया कार्बन 13 और तीसरा आ गया कार्बन 14। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, इनको ध्यान से देखें, यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, ये भी 6 नज़र आ रहा है, ये भी 6, तो मतलब इनके पास 6 6 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, 12 13 और 14 एटॉमिक मासेस में। तो ये तीनों भी क्या हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये आप लोगों की एग्जांपल्स नहीं दी हुई थी, मैं डिटेल में पढ़ाई है ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन चेंज होता है जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हो गया, मास नंबर चेंज हो गया तो आप लोग क्या बोलते हैं कि ये आइसोटोप्स बन गए अब इनके अंदर, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब सेम होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चेंज होने की वजह से क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तरफ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो मतलब रेडिएशंस, मैं सिंपल लफ्ज़ में लिख रहा हूँ रेडिएशंस। आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि इनकी डेफिनेशन की तरफ आएँ कि ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स दैट एमिट एनर्जी, जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन की फॉर्म में अपने अंदर से क्या निकालते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में अपने अंदर से क्या निकालते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मैं रीज़न की तरफ जाता हूँ कि क्यों निकालते हैं, लेकिन आप लोग पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें कि ऐसे आइसोटोप्स जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं, अपने अंदर से वेव्स निकालते हैं, अपने अंदर से शुआएँ निकालते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं किस वजह से, उसको देख लेते हैं। वो निकालने की रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न में लिख रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव होने की मेन रीज़न होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि इनके पास प्रोटॉन तो हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन इनके पास कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस बनता है ना, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये स्टेबल फॉर्म नहीं होती कि अपने अंदर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना ये एनर्जी लूज़ करता है, अपनी एनर्जी को कम करता है ताकि ये स्टेबल हो सके, ठीक है। याद रखना, कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर, यूनिवर्स का ये कानून है कि वो क्या करती है, अपने आप को लेवल कम करती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना अपना जो आप लोग बोलते हैं एनर्जी हमेशा लॉस की जाती है, ठीक है। एटम्स की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वो हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा अपने पास एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है, रेडिएशंस को अपने अंदर से निकालता है। वो रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म में होती है, वो एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से इनके पास प्रोटॉन की तादाद कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मेन चीज़ जो होती है इनके अंदर डिफरेंस आता है प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। या तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे होते हैं, देखेंगे अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो वो एनर्जी लॉस होता है।
अब एग्जांपल से देख लें। अब गौर से यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक लफ्ज़ हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और दूसरा बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आइसोटोप्स अपनी रेडिएशन निकालते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होता है? वो आइसोटोप जो रेडिएशन निकाल रहा होता है, फ़र्क याद रखिएगा। मतलब ये बोलता हूँ, ये एक आइसोटोप है, ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जिसमें आइसोटोप्स भी है और रेडिएशंस भी निकल रही हैं, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? पूरे सिस्टम को क्या नाम देंगे? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। एग्जाम्पल आ जाए, यूरेनियम की एग्जाम्पल ली है कि जिस तरीके से देखें, इसके एटॉमिक नंबर को भी देखें गौर से और इसके एटॉमिक मास को भी देखेंगे गौर से। इसमें क्या हुआ, ये क्या करता है? यूरेनियम 92 जो आप लोग बोलते हो, इसको बोलते हैं थोरियम 90 बोला जाता है। ये क्या होता है? TH रिप्रेजेंट किया गया, याद रखिए TH है ये। अब ये किस में यूरेनियम का कन्वर्ट हो जाता है? थोरियम में। कब? जब ये अपने पास एनर्जी लूज़ कर रहा है। ये एनर्जी पहले किसका हिस्सा थी? इस यूरेनियम का। लेकिन जब इसमें से निकल गई ये यूरेनियम से एनर्जी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? थोरियम में। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस में चेंज आया। इसने अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा गैमा रेज निकाली। कौन सी? अल्फ़ा बीटा और गैमा। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा और इसे बोलते हैं गामा रेज। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा रेज कौन सी रेज होती हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज रिमूव होता है, मतलब प्रोटॉन निकल रहे होते हैं। बीटा जिनके पास से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, और गैमा जो कि न्यूट्रल यानी प्रोटॉन निकल रहे होते हैं। अब ये बात करते हैं कि जब अल्फ़ा रेज निकलेंगे तो प्रोटॉन के अंदर तो कमी आएगी। पहले प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले 92 था, अब कम होकर 90 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन अनस्टेबल फॉर्म में थे, वो क्या हो गए? निकल गए। अब जो बना है वो स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को किया बिस्मथ, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? थैलेमाइड्स के अंदर, ये थैलेमियम के अंदर। तो ये आप लोग इनको गौर से देखें, इस एग्जांपल को आप लोग खुद समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए एटॉमिक मासेस कम हो रहे हैं, एटॉमिक मासेस कम हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर से भी अल्फ़ा और बीटा गैमा रेज निकल रही होती हैं, इसके अंदर से भी निकल रही होती है। क्यों? ताकि अपने न्यूक्लियस को ये क्या कर सकें? स्टेबल कर सकें। इसलिए ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनते हैं और ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब होता है ख़त्म, डिकम्पोज से निकला है ना, गल सड़ जाना, ख़त्म होना। तो हम लोग यहाँ पर डिके के मतलब करते हैं। देखें, हम लोग ये बोलते हैं कि जिस तरीके से जो चीज़ कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती रहेगी, जो अपने पास से हर टाइम पे एनर्जी लूज़ करती रहेगी, तो आखिर एक टाइम आएगा उसके पास एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। भाई मेरे पास समझे लाखों रुपए हैं ना, तो अब मैं रोज़ाना पैसे बांट रहा हूँ। ठीक है। अब मैं बांटता जाऊँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी होता है ऐसे कि एनर्जी पहले किसका हिस्सा होती है? एलिमेंट का हिस्सा होती है। जब रेडिएशन की फॉर्म में इसके अंदर से एनर्जी क्या होती रहती है? निकलती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है ये चीज़ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? रेडियो एक्टिव डीके। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा मैं लाखों रुपए में अमीर था, लेकिन मैंने जब पैसे बांटना शुरू किए, अब मैं मरा तो नहीं, लेकिन मैं अमीर से क्या कन्वर्ट हो गया? किसी और चीज़ में, गरीब को हो गया। तो वो कन्वर्जन हो गई, एक चीज़ का ट्रांसफ़र दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। इसमें भी क्या होता है? यूरेनियम क्या कर रहा है? अपने अंदर पास से एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। यूरेनियम अब क्या हो गया? ख़त्म। और लेकिन यूरेनियम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यूरेनियम एटम ही ख़त्म हो गया, लेकिन यूरेनियम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अपने पास से रेडिएशन एमिट करते हैं और एक फॉर्म से केमिकल दूसरे एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक एलिमेंट से कन्वर्ट होकर दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं। जैसे यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम में, जिस तरह बिस्मथ कन्वर्ट हो गया थैलेनियम में। तो ये क्या हो रहे हैं? एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। कब ट्रांसफर होते हैं? जब इनके पास एनर्जी क्या हो रही होती है? कंटिन्यूसली लॉस हो रही होती है रेडिएशन की फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं? अपनी एक फॉर्म से ट्रांसफ़र होकर दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है। ये था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यही सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही है, ये इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। ठीक है। वो एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे आज। 3 एप्लीकेशंस आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एलिमेंट्स में मेडिकल एप्लीकेशंस, इनका इस्तेमाल मेडिकल्स में भी होता है, कार्बन डेटिंग में भी होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेडिकल में इनका क्या काम है।
मेडिकल में जो पहला यूज़ है इनका वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होती है, देखें, रेडियोथेरेपी का मतलब होता है रेडिएशंस को इमिट करवा करना। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो जर्म्स वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं, उनको किल किया जाता है। जिस तरह कैंसर्स वगैरह नहीं होते, कैंसर्स को हम लोग रेडियोथेरेपी से मारते हैं ना, कि उनके ऊपर रेडिएशंस डाली जाती हैं। रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, वो जाके जगह पे, जिस जगह पे हम लोगों ने रेडियोथेरेपी करनी होती है वहाँ पर लगाई जाती हैं। अब वो वहाँ पर क्या होती हैं, किल करती हैं उन चीज़ों को, और वो बेहतर बनाती हैं उन जगहों को। तो वो जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूसरा ट्रेजर्स। ट्रेजर्स क्या होती हैं, यूज टू ट्रेस द एलिमेंट। एलिमेंट को ट्रेस करने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जिस जगह पे डायग्नोज बीमारी है, उस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डायग्नोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग लिख लें अपने पास में, ट्रेजर्स क्या होते हैं, ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीमारी को ढूंढते हैं। हमें नहीं पता भाई हम लोग फिट हैं नहीं फिट, अभी देखें हम लोगों को फिट, अब मैं जाऊंगा टेस्ट वगैरह करवाऊंगा, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं बीमारी को, फिर हमें बताते हैं। ठीक है। तो यही बात होती है कि वो हमें बताते हैं इस बारे में, तो वो होते हैं टीजर्स। अब कार्बन डेटिंग का भी डिस्कस नहीं करें, बस सेकंड क्या है, कार्बन डेटिंग। ये एलिमेंट्स की एज मालूम करने के लिए होता है। ठीक है। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की एज मालूम करनी है कि वो कितने साल पुराने थे। हम लोग नहीं बोलते डायनासोर इतने हज़ार साल पुराने, कैसे पता चला, कार्बन 14 से। कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव हमारे पास क्या है, आइसोटोप है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो मेन पॉइंट है वो है लीकिंग डिटेक्शन। अब हम लोग बोलते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, किसी एक जगह से भाई गैस लीक हो रही है, अब हम लोग क्या पूरे को डिटेक्ट करने पे लगे रहेंगे, नहीं, वहाँ पे कोई ऐसे आइसोटोप्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई किस जगह से पाइपलाइन लीक हुई हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसकी वजह से मिलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। तो देखें 3 एप्लीकेशंस, आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये देखें 3 एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं और ये इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद करनी है। तो अब बीच में वाली मैंने डिस्कस नहीं की कार्बन डेटिंग, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही पूरा कार्बन डेटिंग पे। तो अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे कार्बन डेटिंग की तरफ। तो आज का टॉपिक यही था। अब ये मतलब नहीं है यही था, अब हम लोग जो लिखा हुआ है ये लाजमी नोट करना है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कार्बन डेटिंग की तरफ। कार्बन डेटिंग हम लोग आज लाजमी करेंगे। और कार्बन डेटिंग क्या होती है, इसमें एज मालूम की जाती है। तो अब चलते हैं कार्बन डेटिंग की तरफ, इसे रेस कर लें। तो देखिए हम लोगों ने मेडिकल एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, और कार्बन डेटिंग को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि कार्बन डेटिंग एक कंप्लीट टॉपिक था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ डिस्कस नहीं किया। तो अभी देख लेते हैं कार्बन डेटिंग में क्या बोलते हैं। कार्बन डेटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव, एक याद रखना, कार्बन 14, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको बोला ये जाता है कार्बन 14। ठीक है। इसको कार्बन 14 इसलिए बोला जाता है ना, इसका एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है। एटॉमिक मास 14 होने की वजह से इसको एटॉमिक कार्बन 14 बोलते हैं, और 6 तो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। कार्बन डेटिंग का क्या मतलब होता है, किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ टू फाइंड द एज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, सिंपल अल्फाज में बोलूँ, एज मालूम करने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एज मालूम करना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लोग, इंसान, जानवर, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब पुराने ज़माने में आप लोग बोलते थे कि भाई डायनासोर्स वगैरह मर गए, अब उनकी हमें किस तरह पता चलता है कि ये इतने हज़ार साल पुराने थे, कैसे पता चलता है, कार्बन 14 की वजह से। आप याद रखें कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इस एग्जांपल से सही समझ आएगा ये कैसे मालूम करते हैं। हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ना जो बहुत पुराना है, भाई हमें नहीं पता, ये हमें ज़मीन के अंदर से मिला, समझे कोई हड्डी है। ठीक है, डायनासोर की कोई हड्डी मिल गई है, उसको उस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई हड्डी मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं ये हड्डी हमें कहाँ से मिली है, भाई ज़मीन के अंदर से मिली है। हमें ये नहीं पता कि ये डायनासोर की हड्डी है कि नहीं है, तो पहले मालूम करते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये डायनासोर की हड्डी है। ठीक है, अब हमें क्या पता कि ये डायनासोर कितने हज़ार साल पहले एग्जिस्ट करता था या मर गया या क्या। याद रखना जितने भी, अब इसके पास किसकी तादाद मौजूद है, कार्बन 14 की। हमें पता है कि कार्बन 14 की एज कितनी होती है। ठीक है, याद रखना कार्बन 14 की एज होती है, हाफ लाइफ लिखता हूँ, कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5500 ईयर्स। ठीक है,
इतनी ईयर्स होती है। बोलते हैं कि 5500 साल लगता है कार्बन 14 को आधा डिके होने में, आधा ख़त्म होने में। तो आधी लाइफ इतनी है, तो मतलब 1100 साल में यह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता चला कि इसके पास भी कार्बन 14, हमें पता है कार्बन 14 की हाफ लाइफ इतनी होती है। और जब हमें ये मिला इसके पास कार्बन 14 की तादाद कम होकर, मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो इसके पास कार्बन 14 था वो आधा डिके हो चुका था, आधा क्या हो चुका था, मर चुका था। मतलब इसके पास सिर्फ और हाफ कार्बन 14 बचा था, आधा हाफ कार्बन 14 क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब हम लोग किस तरीके से मालूम करते हैं, टोटल में से जो बचा हुआ होता है ना उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब हमें पता चला टोटल तो कितनी होगी, कार्बन 14 की फुल लाइफ कितनी हो जाती है, ये तो हाफ लाइफ है ना, हम लोग बोलते हैं फुल लाइफ होगी 1100 साल। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, 1100 साल में से जितना वो यूज़ हो चुका है इसके अंदर उतना बचा जितना अभी मौजूद है, बाकी जितना भी था वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया, डिके हो गया। तो जितना बच गया था वो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया इतने साल पुराना था, यह हदीस इतने साल पुरानी है। क्योंकि जब तक ज़िंदा होती है ना उसके अंदर से कार्बन 14 नहीं ख़त्म होता। जब इंसान मर जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है ना चीज़ें, तो कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो कम होते होते जब वो हाफ़ रह गया तो उसको उसमें से माइनस कर, लाजमी नहीं हाफ़ ही है, कभी हम लोग बोलते हैं कि शायद 200 साल इसकी वो ख़त्म हो गई हो, लाइफ ख़त्म हो गई हो, तो बाकी कितनी बच गई, इतनी जितनी बच गई है ना उतने साल पुराना है ना, समझ आ गई। तो आप लोगों को इस तरीके से पता चलता है कार्बन डिके का, तो इसी तरीके कार्बन डेटिंग का, सॉरी, तो कार्बन डेटिंग से ऐसे ही मालूम की जाती है कि आप लोगों को दी जाती है, उसमें से सेकंड वाली को माइनस कर दो, जो बच गई हो आप लोगों को कार्बन 14 का पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज। बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या आयोनाइजेशन होती है या नहीं होती, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हुए सोर्सेज ज़राए, मतलब रेडियो एक्टिव को एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें, क्या वहाँ पर आयोनाइजेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप लोग पहले समझें कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयोनाइजेशन होती किसको है। तो मैं हम लोग पहले टर्म देख लेते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, गिवन टू अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन and that valence electron leave the valence shell। मतलब बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि न्यूक्लियस है, ये हम लोगों के पास अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आ गया। बोलते हैं आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, वो यहाँ से क्या हो जाए, लूज़ हो जाए, और आप लोगों के पास क्या चीज़ बन जाए, कैटायन, मतलब सिंपल अल्फाज में बोलूँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए उस एटम पर, तो वो होता है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन की बात की है रेडियो एक्टिव सोर्स की मदद से, हमें पता है रेडियो एक्टिव सोर्स से होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एनर्जी निकल रही होती है कि नहीं होती। हमने पीछे पढ़ा था बैक तो अभी 2-3 मिनट पहले कि इस वीडियो के अंदर कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्या होता है कि वो एनर्जी क्या कर रहा होता है, लूज़ कर रहा होता है। वो एनर्जी जो लूज़ होती है ना वो किसी भी ऐसे एटम को मिलती है तो वो उस स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब मैं उसको आप लोगों को बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बनता है। हम लोग बोलते हैं सोडियम है, सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से लॉस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है क्योंकि उसको एनर्जी मिली है, तो +1 चार्ज। तो मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट लूज़ करेगा उसके पास प्लस चार्ज आएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बताता हूँ कि होता क्या है असल में। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले आप लोग इन चीज़ों को देख लें कि हुआ क्या है। हम लोग बोलते हैं, सपोज करें ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और मैं ये बोलता हूँ ये हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस है ये और ये इलेक्ट्रॉन। हम लोग बोलते हैं कि मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहा, मैं बोलता हूँ कि इसके आउटर मोशन में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हमें पता है इस आइसोटोप में मुसलसल अपने पास से क्या लूज़ करनी है, एनर्जी लूज़ करनी है। अब ये एनर्जी किसकी तरफ जा रही है, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ। जब इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, और ये इलेक्ट्रॉन साथ ये जो रिमूव हुआ है, और ये एनर्जी कहाँ से आई है, रेडियो एक्टिव। तो ये बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने पास रेडिएशन एमिट करते हैं
और जब ये एमिट करते हैं रेडिएशंस तो किसी भी पास वाले एलिमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर किसी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो एनर्जी। जब उसके पास एनर्जी मिलती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तकड़ा हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, वो जगह छोड़ देता है, वो अपने शेल से जंप कर जाता है हायर जगह पर। तो वो हायर जगह थी नहीं तो वो वहाँ से निकल गया, तो प्लस चार्ज आ जाता है उस एटम पर, ठीक है। जैसा सोडियम प्लस यहाँ पे भी निकलेगा तो सोडियम पे प्लस। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का रेडियो एक्टिव का इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। आप लोगों के एक्सरसाइज में साथ डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि ये जो टॉपिक आज पढ़ा है ना, तो ये एप्लीकेशन मतलब ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये वहाँ से ही हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, ये आप लोग वैसे बहाने बना रहे होते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता इसलिए। तो अब देखें, पहला लिखा है वाई न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर स्टेबल। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, कि क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल जो उनका न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों बना जाते हैं, रीज़न होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को लिख लिया। इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस नहीं हुए हुए होते, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस नहीं हुए हुए होते, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सेकंड में क्या है कि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है, लेकिन वो तो स्टेबल तब होंगे जब उनके पास एनर्जी कम होगी, तो वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को लूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि 2 ही रीज़न हैं कि इम्बैलेंस मतलब बैलेंस फॉर्म में नहीं होते प्रोटॉन और क्या नाम है न्यूट्रॉन, और सेकंड इनकी एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है इनके पास, तो ये एनर्जी को लूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो लूज़ करते हैं तो वो रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट करते हैं, तो यही थी इसकी रीज़न। सेकंड, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, ऐसा पूरा फिनोमेना जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने पास से रेडिएशन एमिट करता है, इस फिनोमेना को आप लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। दोबारा सुनिए, ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर एलिमेंट क्या करता है, आइसोटोप क्या करता है, वो अपने पास से रेडिएशंस को एमिट करता है, तो इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशंस निकलने के प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। व्हाट आर द 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, आइसोटोप की 3, ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये तो मुझे पता है पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं, आप लोग तो लायक बने हैं कि अभी मैंने पढ़ाया तो याद होगा कि कैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस लिखनी है। भैया ये सामने लिखी है ना, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों के तीनों हम लोगों ने डिस्कस की या नहीं की। तो ये मेडिकल एप्लीकेशंस लिखें, कार्बन डेटिंग वाला लिखें और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखें, पूरे मार्क्स। तो अब आ गया एक्सप्लेन हाउ थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन के थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का इसमें क्या काम है। तो ये क्या एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत रही है, ये क्या एक्सप्लेन किया है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो निकलती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या इसमें क्या किरदार है वो भी बताया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एनर्जीज निकलती हैं, वो एनर्जी किसके पास जाती है, किसी भी एटम के पास, ऊपर उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है, और ये एनर्जी जो मिल रही होती है ये एनर्जी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और यहाँ से जो चीज़ एटम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिंपल, ठीक है, वो क्या टाइम बन जाता है। तो यहाँ तक ही था आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जो आज के लेक्चर्स के क्वेश्चंस भी थे इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, फिर भी नहीं कोई मसला कर रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं।